हाय स्टूडेंट्स, चलो आज हम लोग डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड इम्पल्स। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के ये बहुत ही दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से आपके स्कूल्स के एग्जाम्स में और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन रहते हैं। तो पहले हम लोग एकदम इसके बेसिक्स को समझेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है और इम्पल्स किसे कहते हैं। तो चलो पहले हम लोग बात करते हैं लीनियर मोमेंटम के बारे में। आप लोग न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जब पढ़ रहे थे तभी हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है। लीनियर मोमेंटम इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ मोशन कंटेंट इन अ बॉडी। किसी बॉडी में कितना मोशन भरा हुआ होता है वो हमें लीनियर मोमेंटम बताता है। तो एक्चुअली में इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, मैथमेटिकली इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो उसे कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है दैट इज मास when multiplied with velocity is called linear momentum। इसीलिए इसका डेफिनेशन हम लोग देखते हैं, it is a product of mass and velocity। मास को जब हम वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, जब उसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो जो टर्म आएगा, जो फिजिकल क्वांटिटी जनरेट होगा, उससे हम लोग लीनियर मोमेंटम कहते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या हुआ, चलिए आप लोग जानते हैं कि लीनियर मोमेंटम को हम लोग P से डिनोट करते हैं। तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड दैट इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी खुद भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो P वेक्टर इज इक्वल्स टू m इनटू v। तो ये हो गया हमारा लीनियर मोमेंटम। अब इसका कंजर्वेशन का मतलब क्या हुआ? कंजर्वेशन वर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? कंजर्वेशन वर्ड का मतलब होता है संरक्षित करना। मतलब आपने एक जगह 10 पेड़ लगाया था, ठीक है, उसमें से आपने 3 पेड़ को काट दिया। कुछ कामों के लिए हम लोग पेड़ काटते रहते हैं, लेकिन अगर आपने 3 पेड़ काटा और फिर 3 पेड़ प्लांट भी कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल नंबर ऑफ ट्रीज काटने से पहले जितना था और टोटल नंबर ऑफ ट्रीज काटने के बाद जितना है दोनों इक्वल है। दैट मींस वो नंबर ऑफ ट्रीज वहां पे कंजर्व हो गई, ठीक है। तो चलो अब अगर हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के कारण हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो आपका फोर्स लगता है, एक्सटर्नल फोर्स लगता है, दैट इज dp बाय dt। dp मतलब व्हाट्सएप वाला dp नहीं, चेंज इन मोमेंटम वाला dp। दिस इज चेंज इन मोमेंटम या चेंज इन लीनियर मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ये हम लोगों ने न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के दौरान ही डिस्कस किया था। दिस इज चेंज इन लीनियर मोमेंटम and this is time interval, so this becomes the external force F is equal to dp by dt। अब for any isolated system, for any isolated system, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए हम लोग जानते हैं कि जो एक्सटर्नल फोर्स होता है बच्चों वो क्या होता है? एक्सटर्नल फोर्स ऑलवेज जीरो। जो एक्सटर्नल फोर्स होता है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में, वो एक्सटर्नल फोर्स ऑलवेज इक्वल टू जीरो, बिकॉज उसमें सिर्फ इंटरनल फोर्सेस काम करते हैं। बॉडी का अपना ही फोर्स, जैसे आप एक साइकिल चला रहे हैं और आपका फ्रेंड आके उस साइकिल में पीछे से बैठ गया, या उल्टा भी हो सकता है, आपके फ्रेंड एक साइकिल में पीछे बैठे हुए थे और थोड़ी देर के बाद वो उतर जाता है, तो वहां पे जो भी मास का चेंज हो रहा है उससे वेलोसिटी भी चेंज होगी, वो सिस्टम के विद इन होगी। तो that is an isolated system, so for any isolated system external force is zero। so हम लोग क्या लिख सकते हैं? dp by dt जीरो हो जाएगा। और अगर किसी भी चीज का डेरिवेटिव जीरो होता है बच्चों, तो मैंने आपको कहा था कि वो फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट रहता है। दैट मीन्स फॉर एनी आइसोलेटेड सिस्टम मोमेंटम इज कांस्टेंट। दिस इज द प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जिसको आप लोग नोट कर ले बहुत अच्छे से। फिर हम लोग कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे जहां पर हम देखेंगे कि मोमेंटम कैसे कंजर्व हो रहा है, जिसे आप लोग नोट कर ले।
चलिए तो अब हम लोग देखते हैं कि मोमेंटम जो कंजर्व हो रहा है ये अप्लाई कहां कहां होता है, किस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं और कहां कहां पे ये प्रैक्टिकली अप्लाई हो रहा है। जैसे एक एग्जांपल मैं बताता हूं आपको, लेट अस टेक एन एग्जांपल। क्या एग्जांपल है? अरे एग्जांपल क्या है? चलिए देखिए, मान लीजिए कि एक इस तरह का काट है, ठीक है, काट, और इसमें चक्का लगा हुआ है, ठीक है। अरे जय वीरू नहीं देखे हैं शोले पिक्चर, वही काट है। अब ये काट का कुछ मास होगा, मान लेते हैं m मास है, और ये काट एक सर्टेन वेलोसिटी v से चल रहा था। अब इसके ऊपर एक बॉल आके गिर गया या कोई पार्टिकल आके गिर गया जिसका मास मान लेते हैं कैपिटल M है। तो क्या होगा, इस पूरे सिस्टम का जो मास है वो बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा स्मॉल m प्लस कैपिटल M। जैसे ही सिस्टम का मास बढ़ जाएगा इसका वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज कर जाएगा, इसका वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। तो मोमेंटम कंजर्व हो गया। पहले का मोमेंटम था m इंटू वी, अभी का मोमेंटम हो जाएगा m प्लस m इंटू वी डैश जो भी है। तो इससे क्या होगा, v डैश का वैल्यू आ जाएगा m इंटू वी बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल M। तो इससे हम लोग वेलोसिटी निकाल लेंगे कि उस मास के गिरने के बाद उसका वेलोसिटी कितना हुआ। ऑब्वियसली वेलोसिटी डिक्रीज करेगा बिकॉज मास इंक्रीज कर गया, मोमेंटम कंजर्व है। एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपलवा देखते हैं, एग्जांपल क्या है? चलिए तो एग्जांपल है जैसे मान लेते हैं कि एक गन है और गन के अंदर बुलेट है, और अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है, कोई काम का नहीं है। तो इसका टोटल मोमेंटम अभी कितना होगा? टोटल मोमेंटम अभी हो जाएगा 0, कैसे ही पड़ा हुआ है, टोटल मोमेंटम 0 है, ना गन का कोई मोशन हो रहा है ना बुलेट का कोई मोशन हो रहा है। अब जैसे ही फायरिंग होती है तो बुलेट आगे निकल गया, तो बुलेट का कुछ मास होगा m1 और वो v1 वेलोसिटी से आगे मूव करने लगा, और जो गन है उसका मास m2 है। जैसे ही आप बुलेट को फायर करते हैं गन पीछे रिकॉयल हो जाता है, तो m2 v2, और ये अभी का मोमेंटम हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2, और ये होना चाहिए 0 क्योंकि पहले तो मोमेंटम 0 था। इसीलिए जब हम लोग v2 निकालेंगे तो v2 इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस m1 v1 बाई m2, माइनस बता रहा है कि गन जो है वो रिकॉयल करेगा तभी ना 0 आएगा, क्योंकि पहले का मोमेंटम 0 था। मान लीजिए कि आप बुलेट को फायर किए और बुलेट आगे की तरफ मूव किया और गन भी आगे की तरफ रिकॉयल करेगा, तब तो 0 आएगा ही नहीं। तो एक मोमेंटम आगे है, दूसरा मोमेंटम पीछे रहेगा, तभी जाके वो 0 हो सकता है। एक और एग्जांपल जो मैंने आपसे कहा कि आप अपने साइकिल चला रहे हैं खूब मस्ती में, और आपका फ्रेंड पीछे बैठे हुए हैं, और थोड़ी देर के बाद वो फ्रेंड नीचे उतर जाते हैं, तो पूरा जो साइकिल का मास है वो डिक्रीज कर गया, तो साइकिल का जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि मोमेंटम को तो कंजर्व रखना है। तो ये थे कुछ एग्जांपल्स जो बता रहे थे कि मोमेंटम कंजर्व रहता है और उसको हम लोग अप्लाई करके जो अननोन क्वांटिटी है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, बट आप लोग इस कॉन्सेप्ट को पहले समझ लें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं हम लोग इंपल्स के बारे में। इंपल्स क्या होता है? देखिए, अब क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट, अभी बैडमिंटन का समय है, बैडमिंटन भी खेलते हैं, या बॉल को आप दीवार पे मारते हैं, तो बैडमिंटन के साथ कॉर्क का जो टाइम ऑफ इंपैक्ट है बहुत कम समय के लिए वो दोनों कांटेक्ट में आता है। बॉल बैट के साथ बहुत कम समय के लिए कांटेक्ट में आता है। बॉल अगर दीवार पर भी लग रहा है तो बॉल जो है दीवार के साथ बहुत कम समय के लिए कांटेक्ट में आता है। तो जब आपका फोर्स किसी बॉडी पे लग रहा है एंड फॉर ए स्मॉल टाइम, तो हम उसे इंपल्स कहते हैं, कि हम फोर्स को अलग कैलकुलेट, टाइम को अलग कैलकुलेट नहीं करते हैं, हम लोग उसके प्रोडक्ट को कैलकुलेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंपल्स। ठीक है, तो इंपल्स इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू टाइम। ये होता है आपका इंपल्स का बेसिक फॉर्मूला। ठीक है, यहां पे एक चीज ध्यान रखना है कि टाइम जो है दैट इज वेरी स्मॉल, टाइम जो है वो बहुत स्मॉल होता है। ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं,
हम लोग टाइम को अलग से कैलकुलेट या फोर्स को अलग से कैलकुलेट नहीं करते हैं, वी कैलकुलेट द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ बोथ ऑफ दो फैक्टर्स, दोनों फैक्टर का कंबाइंड इफेक्ट को कैलकुलेट करते हैं, दैट इज फोर्स इनटू टाइम को कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए यहां पे और यहां जो फोर्स लगता है बच्चों, इस फोर्स को हम लोग कहते हैं इंपल्सिव फोर्स, इस फोर्स को हम लोग कहते हैं इंपल्सिव फोर्स, दिस फोर्स इज नोन एज इंपल्सिव फोर्स। ठीक है, अब देखिए हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ हम लोग क्या जानते हैं कि जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है बॉडी पे, दैट इज इक्वल टू dp बाई dt, दैट इज चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। अब हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं f dt इज इक्वल टू dp। अब आप दोनों तरफ इसे इंटीग्रेट कर दें, तो जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो लिखेंगे f dt इक्वल टू dp। नाउ यहां पे फोर्स हमारा कांस्टेंट है, टाइम वेरी कर रहा है t1 से लेके t2 तक, और यहां मोमेंटम वेरी कर रहा है p1 से लेके p2 तक। तो f को अगर हम इंटीग्रेशन से बाहर करें, वी विल गेट द इंटीग्रेशन ऑफ dt t1 से लेके t2 तक, और यहां पे आ जाएगा dp का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, p1 से लेके p2 तक। ठीक है, f dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, दैट इज t1, इट इज t2, यहां पे अपर लिमिट पुट करेंगे p2 माइनस लोअर लिमिट p1, यहां हो गया f, फिर अपर लिमिट t2 माइनस लोअर लिमिट t1, और यहां हो गया p2 माइनस p1। तो अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं f, ये मोमेंटम का साइन है तो वेक्टर पुट कर दीजिए सॉरी खांसी उसी भी होने लगा। चलो, तो यहां पे f हो गया और ये हो गया टाइम इंटरवल, राइट, और यहां हो गया p2 माइनस p1। तो अब देखिए फोर्स इंटू टाइम इंटरवल, दिस इज इंपल्स एंड दिस इज चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो अगर आप लीनियर मोमेंटम का चेंज निकाल देते हैं, अगर आप लीनियर मोमेंटम का चेंज निकाल देते हैं तो हमारा इंपल्स कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये है आपका इंपल्स। तो इंपल्स कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा, हमें लीनियर मोमेंटम का चेंज कैलकुलेट कर देना होगा। एक बार आप लीनियर मोमेंटम का चेंज कैलकुलेट हो जाएगा तो हमारा इंपल्स भी कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि फोर्स इनटू जो टाइम इंटरवल वाला कॉन्सेप्ट है, इससे हम लोग इंपल्स कैलकुलेट करना डिफिकल्ट है, बिकॉज टाइम जो है वो बहुत स्मॉल है। तो टाइम को हम लोग कैलकुलेट करके फिर फोर्स से मल्टीप्लाई करना इज अ डिफिकल्ट टास्क, रादर देन हम लोग चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट कर देंगे तो हमारा इंपल्स निकल जाएगा। इसको नोट कर ले बहुत अच्छे से, फिर हम लोग एक प्रॉब्लम को देखते हैं। चलो बच्चों, अब हम लोग देखते हैं कि इंपल्स के दो प्रॉब्लम्स, तो एक ही टाइप के प्रॉब्लम है, बस थोड़ा सा वहां पे चेंजेस है, तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे चेंज हो जा रहा है, कैसे वेरी कर जा रहा है। जैसे एक क्वेश्चन है कि एक बॉल जिसका मास m है और वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वो जाके एक रिजिड वॉल, यहां पे एक रिजिड वॉल है, एक दीवार है, उस रिजिड वॉल से टकराता है और रिटर्न भी आ जाता है सेम वेलोसिटी से। तो यहां पर पूछ रहा है व्हाट इज द इंपल्स, what is the impulse imparted on the ball by the wall, imparted by the wall on the ball, बॉल पर वो जो दीवार है वो कितना इंपल्स दे रहा है। तो हम लोग जानते हैं यहां टाइम का कोई फैक्टर मेंशन भी नहीं है और टाइम हम लोग कैलकुलेट भी नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं कि इंपल्स, सॉल्यूशन में क्या होगा कि इंपल्स अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम चेंज इन लीनियर मोमेंटम भी कैलकुलेट कर देंगे तो चलेगा। लीनियर मोमेंटम, चेंज इन लीनियर
मोमेंटम। तो देखिए अब पहले से लीनियर मोमेंटम कितना था, लीनियर मोमेंटम होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, और अभी लीनियर मोमेंटम कितना है, अभी का लीनियर मोमेंटम माइनस एम बी हो जाएगा। ये ध्यान रखना है बच्चों कि लीनियर मोमेंटम जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर में अगर डायरेक्शन बदल जाता है, डायरेक्शन अगर प्रीवियस वेक्टर के ऑपोजिट हो जाता है तो हम लोग उसे माइनस में लेते हैं। तो अगर हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं तो हमारा इनिशियल मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी पॉजिटिव होगा। यहां पर डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो गया है, नेगेटिव में जा रहा है, तो मोमेंटम माइनस एम बी हो जाएगा। सो फाइनल मोमेंटम इज माइनस एम बी और इनिशियल मोमेंटम इज एम बी। तो फाइनल मोमेंटम से इनिशियल मोमेंटम को माइनस करेंगे, हमें चेंज मिल जाएगा। सो इट इज माइनस 2 mv। आप इसको 2 mv भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ये आंसर भी करेक्ट है, क्योंकि इंपल्स इंपार्टेड पूछ रहा है, कितना इंपल्स दिया गया, वहां पे हमें साइन का जरूरत नहीं है। इंपल्स इंपार्टेड पूछ रहा है तो आप सिर्फ मैग्नीट्यूड भी बता सकते हैं कि इतना इंपल्स बॉल को दीवार ने दिया। ठीक है, चलिए अब इस प्रॉब्लम में आते हैं। सेम प्रॉब्लम है, यही बॉल है, सिर्फ यही बॉल अब एक एंगल पे आता है और दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा है, थीटा एंगल से वो वापस आ जाता है। तो अब पूछ रहा है सेम क्वेश्चन, व्हाट इज द इंपल्स इंपार्टेड बाय द वॉल ऑन द बॉल। तो यहां पे ये 2 डायमेंशनल का क्वेश्चन हो गया, यहां पर वो 1 डायमेंशनल क्वेश्चन था क्योंकि मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा था, ये भी मोशन स्ट्रेट लाइन में ही हो रहा है, बट ये एक्स वाई प्लेन में हो रहा है, ये सिर्फ एक्स एक्सिस पे हो रहा था, एक्स एक्सिस में गया, एक्स में ही वापस आ गया। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, पहले इसका मोमेंटम का डायरेक्शन ये था, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम, m इंटू वी का डायरेक्शन ये था। अब इसको अगर हम ऐसे आगे बढ़ाते, ऐसे अगर रहता तो ये एंगल थीटा आता, तो इधर हमारा मोमेंटम आ जाता एम वी कॉस थीटा, इधर एम वी कॉस थीटा का कंपोनेंट आता, और इधर हमारा मोमेंटम आ जाता माइनस नीचे की तरफ है एम वी साइन थीटा, राइट। तो अगर हम लोग टकराने से पहले का कंडीशन लेते हैं, तो टकराने से पहले इधर मोमेंटम हो गया, दिस एंगल इज थीटा, एम वी कॉस थीटा, और नीचे मोमेंटम आ रहा है माइनस एम वी साइन थीटा, करेक्ट। उसके बाद ये जब रिफ्लेक्ट किया उस समय डायरेक्शन ऐसा हो गया। अब हम लोग फिर से x और y में इसका कंपोनेंट लेंगे, अब ये एंगल हमारा थीटा है, सो इट इज माइनस एम वी कॉस थीटा, क्योंकि डायरेक्शन x एक्सिस में रिवर्स हो गया, y में जो डायरेक्शन है मोमेंटम का वो अभी भी नीचे की तरफ ही है, सो माइनस एम वी साइन थीटा। तो आप देख सकते हैं कि y एक्सिस वाला जो मोमेंटम है बच्चों वो वेरी नहीं किया है, माइनस एम वी साइन थीटा पहले भी था और अभी भी माइनस एम वी साइन थीटा है। पहले भी y एक्सिस वाला मोमेंटम नीचे की तरफ था, अभी भी y एक्सिस वाला मोमेंटम नीचे की तरफ है। x वाला मोमेंटम चेंज हुआ है, पहले एम वी कॉस थीटा था बिकॉज पॉजिटिव डायरेक्शन में मोमेंटम का डायरेक्शन था, अभी मोमेंटम का डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो इंपल्स जो होगा वो हो जाएगा, सिर्फ x एक्सिस वाला मोमेंटम का चेंज लेना है, माइनस 2 एम वी कॉस थीटा, या आप इसको सिर्फ 2 एम वी कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया, करेक्ट, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। तो इस तरह से आप लोग चेंज इन मोमेंटम अगर निकाल देंगे तो आप इंपल्स भी कैलकुलेट कर देंगे। क्लियर हो गया, आपको सिर्फ देखना है कि मोमेंटम चेंज हो रहा है कि नहीं। मोमेंटम का चेंज में बच्चों ये मिस्टेक नहीं करना है कि सिर्फ आप वैल्यू को देख रहे हैं, आप डायरेक्शन भी देखना है, बिकॉज मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो डायरेक्शन भी अगर चेंज हो रहा है तो मोमेंटम चेंज हो जाएगा और इंपल्स इंपार्ट होगा। जैसे कि यहां पर देखिए माइनस एम बी साइन थीटा, माइनस एम बी साइन थीटा, ना मैग्नीट्यूड चेंज हुआ ना डायरेक्शन चेंज हुआ, एम बी कॉस थीटा माइनस एम बी कॉस थीटा, यहां डायरेक्शन चेंज हो गया तो मोमेंटम चेंज हो गया, इसका मतलब इंपल्स इंपार्ट हुआ, एक्स एक्सिस में वाई में नहीं हुआ। ठीक है, चलिए समझ में आ गया आप लोगों को। तो इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए और आपके टेक्स्ट बुक में या जो भी बुक आप फॉलो करते हैं उसमें जो भी क्वेश्चंस उसको बनाइए, और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे और कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर सपोर्टिंग अस, कीप शेयरिंग आवर चैनल, कीप मोटिवेटिंग अस, कीप सपोर्टिंग अस, बाय।